दोस्तों, स्कॉलर जिप्सी के बाद अब हम चलेंगे थायरेसिस की तरफ। थायरेसिस जो ये पोएम है, ये मैथ्यू अर्नोल्ट की वन ऑफ द मोस्ट फेमस पोएम्स में से मानी जाती है, जो कि पेस्टोरल एलिजी है और पोइट के जो पर्सनल लेमेंट है उसको रिप्रेजेंट करती हैं। इट इज़ रिटन ऑन द मैटर ऑफ डेथ ऑफ अर्थर हक क्लक। जो अर्थर हक क्लक हुए हैं उनकी मृत्यु पर ये बेस्ड है, ये जो पोएम है थायरेसिस, और उनकी लाइफ, उनकी सिंप्लिसिटी को ये रिप्रेजेंट करती है। और दोस्तों, इसको जो है ना, जैसे स्कॉलर जिप्सी है, स्कॉलर जिप्सी और थायरेसिस को दोनों को कंपेनियन पार्ट भी माना जाता है, क्योंकि वो भी इन्होंने अपने फ्रेंड को डेडिकेट की, स्कॉलर जिप्सी, और ये भी। अब ये जो पोएम है, जो थायरेसिस की बात करते हैं दोस्तों, इस सीरीज को जो नाम दिया गया है वो मोनोडे का नाम दिया गया है। और इनके जो फ्रेंड थे उनकी डेथ 1861 में हो गई थी। कब हो गई थी? 1861 में हो गई थी। और ये चाहते थे कि इनके जो फ्रेंड है आर्थर क्लक, वो जीवित रहें, वो इमॉर्टल रहें। और यही कारण था कि इन्होंने ये जो पोएम थी इसका कंपोजिशन किया। अब इन्होंने 13 अप्रैल 1866 की बात है दोस्तों, याद रख लेना, ये क्वेश्चन आ सकता है कि 13 अप्रैल 1866 में इन्होंने एक लेटर लिखा था प्रोफेसर सारिफ को। प्रोफेसर सारिफ को इन्होंने एक लेटर लिखा था और उसमें ये कहा था कि जो मेरा ये थायरेसिस जो वर्क है, ये बहुत ही एक पीसफुल वर्क है। मैं ज़िंदगी को, तनाव को दूर करने के लिए और अपने दोस्त को याद करने के लिए एक गंभीरता के साथ इस वर्क को मैंने लिखा है। और वो इतना भी कहते हैं कि जब मैं इसको लिख रहा था उसमें मेरे दिमाग में बहुत सारी बातें आई, बहुत सारी चीज़ें आई कि मैं क्या करूँगा इसे और किस तरह से मैं इसको प्रकाशित करूँगा। और वो ये भी कहते हैं कि मेरे दिमाग में ये भी आया कि मैं अपने दोस्त की जो वाइफ है उनको ये भेजूं, लेकिन फिर दिमाग में आया कि शायद नहीं सही होगा या नहीं होगा। इसी कन्फ्लिक्ट से मैं घूमता रहा, वो ये बात कहते हैं। और फिर इसके बाद सिंपली हम मूव कर जाते हैं पोएम की तरफ। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अर्थर हक क्लफ की लाइफ को रिप्रेजेंट करती है ये पोएम। और जो पोइट हैं वो इसमें ये बताते हैं कि अर्थर हक क्लफ का जो बर्थ था वो 1819 में हुआ था। कब हुआ था? 1819 में हुआ था। वो चेस्टर और रग्बी स्कूल से उन्होंने स्टडी की थी। और जब वो रग्बी स्कूल में पढ़े थे तो 1837 तक वो रग्बी स्कूल में रहे। और रग्बी स्कूल, आप जानते हैं कि इसके हेडमास्टर मैथ्यू अर्नोल्ट के फादर थे, जिनका नाम था डॉक्टर थॉमस अर्नोल्ट। तो अर्थर हक क्लफ जो थे, ये इनके फेवरेट स्टूडेंट्स में से माने जाते थे। दोस्तों, क्वेश्चन बन गया है कि डॉक्टर थॉमस अर्नोल्ट के फेवरेट स्टूडेंट रग्बी में कौन थे? तो आपका आंसर होगा अर्थर हक क्लफ। और जो कि मैथ्यू के दोस्त भी थे। और 1836 में इनको स्कॉलरशिप भी मिली। और फिर 1843 में ये एक अच्छे टीचर के रूप में अपॉइंट भी किए गए। और फिर इसके बाद ये कॉलेज मेंबर भी बने। और दोस्तों, फिर 1849 में अर्थर ने लंदन यूनिवर्सिटी में प्रिंसिपल की पोस्ट पर भी काम किया था। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आप ये सारी बातें क्यों बता रहे हैं उनके बारे में, अर्थर क्लर्क के बारे में। तो दोस्तों, ये जो पोएम है ये उनकी लाइफ को रिप्रेजेंट करती है। एक तरह से उनको ये मान लीजिए कि ये एक बायोग्राफी है पोइट्री के रूप में थायरेसिस की। तो वो जो सॉरी हाँ, थायरेसिस की। तो जो अर्थर क्लर्क थे वो प्रिंसिपल के रूप में भी उन्होंने काम किया। कहाँ काम किया? उन्होंने लंदन यूनिवर्सिटी में प्रिंसिपल के रूप में भी रहे और काफ़ी जगह, काफ़ी विदेशों में घूमने भी गए ये। और 1854 में इनकी मैरिज हो गई। 1861 में इनकी डेथ हो गई। अब एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अभी तक तो आप केवल पोइट से रिलेटेड, राइटर से रिलेटेड याद रख रहे थे। अब आपको इनकी डेथ, बर्थ, मैरिज वो भी याद रखनी पड़ेगी, बिकॉज इट इज़ द पार्ट ऑफ दिस पोएम, क्योंकि इस पोएम का पार्ट है।
पर जैसे कि मैंने आपको बताया दोनों एक साथ पढ़ते थे रग्बी में। जब ये रग्बी में पढ़ते थे तो मैथ्यू जो थे वो इनसे थोड़े छोटे थे। मैथ्यू थोड़े छोटे थे, लेकिन दोस्ती जो थी इनकी आपस में बहुत ही अच्छी दोस्ती थी। मतलब एक दूसरे से बहुत अच्छी तरह से ये रहा करते थे एक दूसरे के साथ। और इसके बाद में जब ये अलग हो गए तो एक दूसरे को ये लेटर भी लिखा करते थे और अपनी जगह के बारे में भी ये बताया करते थे। तो इनका जो एक डेडिकेशन हम कह सकते हैं या फिर इनका जो अटैचमेंट कह सकते हैं वो लाइफ में बना हुआ था। और इसके साथ साथ दोस्तों जो थायरेसिस है, थायरेसिस यानी कि जो अर्थर क्लक के बारे में यहाँ पर कहा गया है। अर्थर क्लक एक ऐसे व्यक्ति थे जिनको डॉक्टर थॉमस अर्नोल्ड से शिक्षा मिली थी। और डॉक्टर थॉमस अर्नोल्ड आप जानते हैं कि इनकी रग्बी चैप्टर में आप देख लीजिए मैथ्यू अर्नोल्ड ने किस तरह से उनकी प्रशंसा की है। मैथ्यू वो ये कहते हैं कि डॉक्टर थॉमस अर्नोल्ड जो हैं वो मॉरलिटी वाले व्यक्ति हैं, वो प्रिंसिपल वाले व्यक्ति हैं, सिद्धांतिक व्यक्ति हैं। तो कहीं ना कहीं वही सिद्धांत, वही मॉरलिटी, वही एक जो उनके काम करने का एक तरीका होता है वो हमें किसके अंदर देखने को मिला? वो देखने को मिला अर्थर क्लक के अंदर। ठीक है ना, अर्थर क्लक के अंदर वही चीज हमें देखने को मिलती है। और इसके साथ साथ जो थायरेसिस है, तो थायरेसिस की स्टडी के दौरान दोस्तों इन्होंने जो थियोक्राइट्स है उसकी स्टडी बहुत ज़्यादा की थी। और अब ये जो थायरेसिस है ये तो आपको पता चल गया, ये इनडायरेक्टली तो अर्थर क्लॉक को वो डेडिकेटेड किया गया है। तो उसी तरह से जो थायरेसिस है, थायरेसिस की अगर जो हम बात करें, थायरेसिस का रेफरेंस जो लिया गया है ये क्या है? ये ग्रीक में, जो ग्रीक लिटरेचर में इनका जिक्र आता है। थायरेसिस का जो जिक्र आता है कहाँ आता है? ग्रीक लिटरेचर में आता है। और ये फिक्शनल नेम है ग्रीक लिटरेचर में, या फिर यूँ कह लें कि ये इमेजिनेटिव नेम है ग्रीक लिटरेचर के। तो उससे इन्होंने ये रेफरेंस लिया है। और खुद को जो पॉइंट है, ध्यान रखना दोस्तों, इसमें थायरेसिस में एक क्वेश्चन आ जाता है कि हु इज कॉरिडन। अब आप सोचेंगे कि कॉरिडन कौन है? कॉरिडन दोस्तों जो इस पोएट्री में देखा गया, वैसे तो कॉरिडन एक शेफर्ड था, लेकिन यहाँ पर जो ये पोएम है, इस पोएम में कॉरिडन खुद पोइट मैथ्यू अर्नोल्ड है। याद रखना, कॉरिडन कौन है? कॉरिडन मैथ्यू अर्नोल्ड है। और इसके साथ साथ जो थायरेसिस है, थायरेसिस कौन है? थायरेसिस अर्थर क्लक है। और अर्थर हक क्लक की मृत्यु पर ही इन्होंने विलाप किया है इस पोएम में, थायरेसिस पोएम में। तो कुल मिलाकर जो थायरेसिस पोएम है ये अर्थर हक क्लक की लाइफ को रिप्रेजेंट करती है, उनके जीवन के बारे में बताती है कि किस प्रकार का उनका जीवन था और कैसा वो जीवन यापन करते थे, कहाँ उसका जन्म हुआ था और किस तरह से थे। और वो उनको इस पोएम में भी दोस्तों याद रख लेना, थायरेसिस पोएम में भी वो उनको जिप्सी स्कॉलर कहकर पुकारते हैं, द जिप्सी स्कॉलर वॉज नॉट डेड। ये लाइन वो इस पोएम में भी पुकारते हैं। तो इस तरह से हमें जो ये पोएम है इसमें ये पता चलता है कि थायरेसिस जो थे, मतलब उनका जीवन से, भौतिकवाद से कोई लेना देना नहीं था। वो भी एक सादा वाली जिंदगी, एक सादगी वाली जिंदगी जो थे वो व्यतीत करते थे। और जो पोएट है वो उनकी सादगी की अप्रिसिएशन करता है। तो दोस्तों ये थी पोएम थायरेसिस की समरी। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं इसकी जो इम्पोर्टेंट लाइन्स हैं वो भी आपको सेंड कर दूंगा, जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो सके। इसके बाद हम मूव करेंगे नेक्स्ट पोएम की तरफ। थैंक यू वेरी मच।